Now today we are going to start the chapter The Revolt of 1857. India has trade relations with other countries since ancient times. So India has has friendly relations and friendly relations with other countries also. दूसरे countries के साथ भी इंडिया का friendly relation रहा है, trade relation रहा है, means regarding business and all. Different दूसरे countries के साथ भी इंडिया जो है trade यानी कि business किया है. एशियन टाइम से ही इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करता आ रहा है. ओके, सो इट हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज़ फ्रॉम एशियन टाइम्स ओनली. India was famous for its spices, perfumes, cotton, silk, cloths and precious stones. Okay, India is already famous for different things like spices, perfumes, cotton, silk, cloths and precious stones. That also of good quality. These things had great demand in the European market. So these Indian goods had great demands in the European market. India की ये जो चीज़ें हैं इनका यूरोपियन मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा डिमांड था. In 1498, the famous Portuguese explorer Vasco da Gama discovered a sea route to India. तो 1498 में पोर्चुगीज़ के एक बहुत फेमस एक्सप्लोरर हुआ करते थे जिनका नाम था वास्को डा गामा. उन्होंने इंडिया का रास्ता खोजा था सी रूट के द्वारा, यानी कि समुद्र के रास्ते चल करके कैसे इंडिया में एंटर करना है, इसकी खोज वास्को डा गामा ने की थी. दिस प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ ट्रेड रिलेशंस विथ यूरोप. और ये जो इसकी जब खोज हुई कि सी रूट के थ्रू हम कैसे इंडिया में एंटर करेंगे, इंडिया में आएंगे या फिर इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे, जब इसकी खोज इन्होंने की तो इसके बाद यहाँ बहुत इट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट. ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक मेजर इंसिडेंट था जो कि इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला था. वास्को डा गामा लैंडेड एट कालीकट इन केरला एंड गॉट द परमिशन टू कैरी आउट ट्रेड. तो वास्को डा गामा जो है इंडिया में केरला में जो कालीकट है वहाँ पर वो रुके, वहाँ पर आकर के वो रुके और फिर उन्होंने यहाँ पे आकर के उन्होंने परमिशन लिया कि इंडिया से सी रूट के थ्रू हम कैसे ट्रेड करेंगे. लेटर द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर इन कालीकट, गोवा, दमन एंड दीव. फिर बाद में जा कर के जो पोर्चुगीज़ हैं उन्होंने एक तरह से वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लगे, वो अपना यहाँ पे पूरी तरह से वो सेटल होने लगे और अपना पॉलिटिकल पावर यानी कि वो यहाँ पे एक पावरफुल ट्राइब, एक पावरफुल पीपल की तरह वो यहाँ पे सेटल होने वाले थे इंडिया में. ओके, इन कालीकट, गोवा, दमन एंड दीव. तो इस रीजन्स में कालीकट, गोवा, दमन एंड दीव, इन ऑल दीज रीजन्स द पोर्चुगीज दे ट्राइड to establish their own dominion. Okay, their main centers were located on the western coast of India. So the main centers of the Portuguese they established, the main centers of the Portuguese were established on the western coast of India. Some other European powers followed the path of the Portuguese and came to India. जब पोर्चुगीज़ इंडिया में आकर वो सेटल होने लगे और वो अपना जो भी बिज़नेस है उसको सेट करने लगे, अपना ट्रेड सेटअप करने लगे इंडिया में आकर के, तो पोर्चुगीज़ को देख करके बाकी के दूसरे जो कंट्रीज़ है वो भी इंडिया में आकर के एस्टेब्लिश होना चाहते थे. They included the Dutch, French and the British. So after the Portuguese, Dutch, French and British, they also entered India. Around 1600 AD, a group of 100 London-based merchants got the permission from the British Queen Elizabeth I and established the British East India Company. Okay, so around 1600 AD, okay, in that era, a group of 100 London-based merchant, okay, 1600 AD में करीब 100 लंदन के जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे उस टाइम, ओके, उन्होंने जो ब्रिटिश क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट उनसे परमिशन ले करके उन्होंने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की. देयर मेन ट्रेडिंग सेंटर वॉज इन एंड अराउंड सूरत. उनका मेन ट्रेडिंग सेंटर जो था वो सूरत में था. द मुगल एम्परर जहांगीर गेव देम परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत. जो मुगल रूलर थे उस समय जहांगीर थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि वो सूरत में अपना एक फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं बिजनेस के लिए. लेटर दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. उसके बाद क्या हुआ कि वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पहले सूरत में अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया, फिर धीरे धीरे वो कैलकाटा, मुंबई और मद्रास में भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए. ओके,
Now come to the Battle of Plassey. In Bengal, the British disobeyed the rules given to them by the ruler नवाब सिराजुद्दौला। तो ब्रिटिशर्स को जो रूल दिए गए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो बंगाल में जो है नवाब सिराजुद्दौला ने भी ब्रिटिशर्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे कि अगर उन्हें ये रूल्स फॉलो करना होगा अगर वो यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके उन रूल्स को मानने से मना कर दिया। He ordered the British not to build forts and take away the troops from Bengal. जब ब्रिटिशर्स ने उनकी बात मानने से मना कर दी तब नवाब सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल के राजा थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि वो यहाँ पे कोई भी किला या कोई भी फोर्ट यहाँ पे ना बनवाए और उनकी जो भी सेना है, जो भी आर्मी है, वो इसे यहाँ से लेकर के, बंगाल से लेकर के चले जाए। द ब्रिटिश रेफ्यूज्ड एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट सिराजुद्दौला, पर ब्रिटिशर्स ने उनकी बात मानने से मना कर दी और उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। दो ही फॉट ब्रेवली ही वॉज डिफीटेड एट प्लासे इन 1757। नवाब सिराजुद्दौला ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासे हुआ था उसमें नवाब सिराजुद्दौला वो हार गए। दिस बैटल केम टू बी नोन एज द बैटल ऑफ प्लासे। ये लड़ाई इतना फेमस हुआ था, ये बैटल ऑफ प्लासे के नाम से काफ़ी फेमस हुआ। दस द ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल। और जब नवाब सिराजुद्दौला हार गए तो फिर ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपना पावर वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया एंड देन द ब्रिटिशर्स इमर्ज्ड टू बी अ वेरी पावरफुल इन बंगाल। There were many kingdoms in India at that time and the rulers often fought against each other. उस समय इंडिया में बहुत सारे राज्य थे और इंडिया में जितने भी रूलर्स थे, जितने भी राजा थे, उनमें आपस में बनती नहीं थी, उनके बीच यूनिटी नहीं थी, वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। The British took advantage of this situation. They captured large parts of India. They followed the policy of divide and rule. और ये जो इंडिया में जितने भी राजा थे उनके बीच जो यूनिटी नहीं थी, इसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश कर लिया, अपना डोमिनियन इस्टेब्लिश कर लिया एंड दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते थे। डिवाइड एंड रूल मीन्स फूट डालो और राज करो। मतलब ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया के जितने भी राजा थे ये लोग आपस में, इनके बीच यूनिटी नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स इनके बीच और भी ज़्यादा झगड़ा करवाते थे। किसी एक राज्य को, किसी एक राजा को वो सपोर्ट करके बोलते थे कि तुम उसके खिलाफ जाके लड़ाई करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से वो क्या करते थे, एक दूसरे के बीच और भी ज़्यादा फूट डाल देते थे। और फूट डालने के बाद जब आपस में लड़ाई होती थी, राजा हार जाते थे, तो फिर ये क्या करते थे कि वहाँ पे वो अपना पावर, अपना डोमिनियन वहाँ पे वो इस्टेब्लिश करते थे। ओके, सो व्हाट द ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू डू, दे फॉलोड दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दे ऑलवेज सपोज दे विल हेल्प एनी वन इंडियन रूलर, वो किसी एक इंडियन रूलर की हेल्प करेंगे एंड देन द ब्रिटिशर्स दे विल प्रोवोक दैट पर्टिकुलर इंडियन रूलर टू फाइट अगेंस्ट एनी अदर रूलर। वो उस इंडियन रूलर को प्रोवोक करेंगे कि वो जाकर के किसी और इंडियन रूलर से लड़ाई करें। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट यूज्ड टू हैपन, दे यूज्ड टू कीप एन एग्रीमेंट। वो ये एग्रीमेंट रखते थे दैट इफ़ यू विन देन आई विल टेक द 50% ऑफ योर किंगडम। तो ये उनके बीच ये एग्रीमेंट होती थी कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ और अगर तुम जीत जाते हो तो फिर जो है, या फिर तो तुम्हारा जो किंगडम का जो 50% है वो मुझे मिलना चाहिए, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। सो लाइक दिस दे यूज्ड टू डू एंड स्लोली दे कैप्चर्ड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने अपना डोमिनियन उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया। ओके, नाउ कम द अनजस्ट ब्रिटिश रूल। ओके, द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी। ब्रिटिशर्स को इंडिया में सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए वो इंडिया में थे। दे फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड इंडिगो नीडेड फॉर देयर इंडस्ट्रीज। जो इंडियन रूलर्स थे वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो कॉटन और इंडिगो के ही फार्मिंग करें ताकि उनके इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिल सके।
द इंडियंस वर नॉट अलाउड टू सेल दीज क्रॉप्स टू एनी वन एल्स। जो इंडियंस थे उन्हें ये जो क्रॉप्स होते थे कॉटन और इंडिगो, ये दोनों क्रॉप्स उन्हें सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही बेचने होते थे, वो किसी और को ये क्रॉप नहीं बेच सकते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें अलाउ नहीं किया था। द ब्रिटिशर्स गिव वेरी लो प्राइजेस फॉर द क्रॉप्स। अब जब ब्रिटिशर्स जो थे जो इनको ज़बरदस्ती ये क्रॉप्स लगवाते थे तो वो ब्रिटिशर्स इन फार्मर्स को बहुत कम पैसे देते थे, वो ये क्रॉप्स इंडियन फार्मर्स से ख़रीदते थे और बहुत कम पैसों में ख़रीदते थे। द इंडियन फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर। तो अब इंडियन फार्मर्स जो है उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। द ब्रिटिश ब्रॉट मशीन मेड क्लॉथ्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड सोल्ड देम इन द इंडियन मार्केट्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने यहाँ से इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़ में जो मशीन में जो कपड़े बनते थे वो मैन्युफैक्चर करके वो इंडिया में लाते थे और फिर इंडियन मार्केट में वो उन्हें बेचा करते थे। द इंडियन वीवर्स कुड नॉट कम्पीट विद द मशीन मेड गुड्स। जो इंडियन के जो वीवर्स थे जो हाथ से चीज़ें बनाते थे उनकी चीज़ें नहीं बिकती थी और उनकी चीज़ें कोई नहीं लेता था क्योंकि सब कोई जो है ब्रिटिशर्स से जो मशीन में जो कपड़े मैन्युफैक्चर होकर आते थे सब उन्हीं कपड़ों को ख़रीदता था और ये लोग जो हाथ से बनाते थे इनकी चीज़ों को कोई नहीं ख़रीदता था। दिस लेड टू द फेलियर ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये जो हैंडमेड जो चीज़ें यहाँ के लोग जो हाथ से बना करके जो ट्रेडिशनल चीज़ें बेचा करते थे वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई। द इंडियन फार्मर्स हैड नो अदर चॉइस बट टू सेल देयर कॉटन टू द ब्रिटिश एट वेरी लो प्राइजेस। जो इंडियन फार्मर्स थे उनको ये अलाउ नहीं था कि वो जो है कॉटन और इंडिगो के अलावा कोई और चीज़ की खेती करें और उन्हें फोर्स करके कॉटन और इंडिगो की क्रॉप्स उनसे लगवाए जाते थे और इंडियन फार्मर्स को ये भी नहीं अलाउ होता था कि ये उन क्रॉप्स को कहीं और जा कर के बेचें। उनको ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके रखा था कि ये क्रॉप्स वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही देंगे और ब्रिटिशर्स जो है ये कॉटन और इंडिगो के क्रॉप्स इंडियन फार्मर्स से बहुत कम पैसों में ख़रीदते थे जिससे कि इंडियन फार्मर्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता था, कोई बेनिफिट नहीं होता था और धीरे धीरे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होने लगी। दे नेवर अलाउड द इंडियंस टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स एंड फैक्ट्रीज। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे कि वो अपने लिए कोई मिल बनाए या फिर कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करे। ब्रिटिशर्स इसके लिए इंडियंस को या इंडियन फार्मर्स को अलाउ नहीं करते थे। इन द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया इन द पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो द ब्रिटिश रूल वॉज अनजस्ट। इंडिया के पॉलिटिकल पावर में भी ब्रिटिशर्स ही इस्टेब्लिश हो गए, ब्रिटिशर्स का ही राज था, ठीक है। जब इंडिया के अगर पॉलिटिकल रूल की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स का ही रूल चलता था। दे पास्ड अनजस्ट लॉज टू अटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा जो पॉलिटिकल रूल्स बनाते थे वो इंडियंस के खिलाफ ही बनाते थे, इंडियंस के अगेंस्ट ही बनाते थे और वो ऐसे रूल्स बनाते थे जिससे कि इंडियंस को कोई फ़ायदा ना हो सके। ओके, दे पास्ड अनजस्ट लॉज टू अटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने जो रूल्स बनाए थे वो इस तरह से बनाए थे कि जिससे कि इंडियंस को कोई फ़ायदा ना हो और पूरा प्रॉफिट वो ब्रिटिशर्स को ही हो। वन सच लॉ वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स बाय लॉर्ड डलहौजी। ऐसा ही एक लॉ बना था जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कहा जाता था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। दिस लॉ स्टेटेड इफ़ अ किंग डिड नॉट हैव अ सन आफ्टर हिज डेथ हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। डॉक्ट्राइन ऑफ जो लैब्स ये जो लॉ बना था, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर राजा को कोई बेटा नहीं होता है, ठीक है, अगर राजा का कोई बेटा नहीं होता तो फिर उस राजा के डेथ के बाद वो पूरा राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स पे करने के लिए उनको बोला करते थे। इन शॉर्ट ऑल द इंडियंस बिकेम डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। अगर हम शॉर्ट में बोले तो जितने भी इंडियंस थे वो ब्रिटिश रूल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो उनसे बिल्कुल तंग आ चुके थे। दे वांटेड द ब्रिटिश रूल टू कम टू एन एंड। वो जितने भी इंडियंस थे वो सभी चाहते थे कि ये इंडिया से ये ब्रिटिश रूल जो है ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857। द ईयर 1857 इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1857 का ये ईयर जो है ये हिस्ट्री में ये लैंडमार्क कहा जाता है। दिस ईयर विटनेस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑल्सो कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में ही इंडिया का
का पहला in 1857 ओनली द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस। 1857 में ही आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स हु वर सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी। ये जो रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट को इंडियन सोल्जर्स ने ही शुरू किया था, जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। The Indian soldiers refused to use the guns because they heard that the new cartridges were greased with the fat of cow and pigs। जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने गन्स में उन कार्ट्रिजेस, गन्स में जो गोलियां भरते हैं ना, जो शेल्स जो भरते हैं, ठीक है, जो बारूद भरते हैं, तो इंडियन सोल्जर्स ने ये सुना था कि उन कार्ट्रिजेस में जो है गाय और पिग यानी काऊ और पिग के फैट यानी गाय और जो सुअर होते हैं उसकी चर्बी मिली हुई है। Okay, so the Indian soldiers, they refused to use those cartridges which were means they told that it was made of the fat of cow and pigs. So the Indian soldiers, they refused to use those guns and cartridges. This hurt the feelings of the Hindu and the Muslim soldiers। वो इन cartridges को इसलिए नहीं यूज़ करना चाहते थे क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स दोनों की फीलिंग्स हर्ट हो रही थी। The revolt started at Meerut where the soldiers refused to use the cartridges। ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ था जब इंडियन सोल्जर्स ने इन cartridges को यूज़ करने से मना कर दिया था। Soon it spread to the northern and the central India। धीरे धीरे ये जो लड़ाई है ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में भी फैल गया। The soldiers were joined by farmers, craftsmen and other sections of the the soldiers were joined by the farmers, craftsmen and other sections of the Indian society। तो जो सोल्जर्स थे धीरे धीरे फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन यानी कि जो लोग हाथ का मीन्स हैंड वीविंग का काम करते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाकर बेचते हैं, वो क्राफ्ट्समैन हो गए, और इंडियन मतलब इंडिया के जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे इन सोल्जर्स को सपोर्ट करने लगे और उन्हें ज्वाइन करने लगे। दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज द एम्परर ऑफ इंडिया। ओके, वो ये कहते थे कि इंडिया का एम्परर बहादुर शाह जफ़र है, कोई ब्रिटिश इंडिया का एम्परर नहीं हो सकता। द लीडर्स ऑफ दिस रिवोल्ट वर मंगल पांडे, नैना साहिब, दातिया टोपे एट कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी, बेगम हजरत महल ऑफ अवध, कुंवर सिंह एक्सेट्रा। हाउएवर द ब्रिटिश टर्म्ड दिस रिवोल्ट एज द म्यूटिनी ऑफ 1857। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो इस रिवोल्ट में इन्वॉल्व थे, जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व थे, वो थे मंगल पांडे, नाना साहिब, तांतिया टोपे ऑफ एट कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी, बेगम हजरत महल ऑफ अवध, कुंवर सिंह एक्सेट्रा। So these were the some of the famous leaders who were involved in the revolt of 1857. However, the British termed this revolt as the mutiny of 1857. ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को नाम दिया है म्यूटिनी ऑफ 1857। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। ओके, सिंस द ब्रिटिश हैड मोर सोल्जर्स एंड बेटर वेपन्स दे सप्रेस्ड दिस रिवोल्ट। ब्रिटिशर्स के पास जो है ज़्यादा सोल्जर्स भी थे और बहुत बेटर उनके पास वेपन्स भी थे, तो इन्होंने इस रिवोल्ट को जीत लिया और वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में इस रिवोल्ट को वो रोक दिए। और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए और जो इंडियंस थे वो they were defeated, okay, because they were not having so much advanced weapons and so many soldiers were also not there with the Indians. Moreover, the revolt failed as it did not spread to all parts of India। ये रिवोल्ट जो है इंडिया के हर एक पार्ट में नहीं फैला था, तो इस वजह से भी ये रिवोल्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इट डिड नॉट रिसीव सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इस रिवोल्ट में इंडिया के मतलब पूरे इंडिया के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया, इस वजह से भी ये फेल हो गया। देयर वॉज इनसफिशिएंसी ऑफ मनी एंड वेपन्स टू फाइट सच अ ह्यूज पावर। पैसों की भी कमी थी और उनके पास हथियारों की भी कमी थी, यानी कि इंडियन सोल्जर्स के पास इतने एडवांस्ड वेपन्स भी नहीं थे ताकि वो ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि इतनी बड़ी ब्रिटिश सोल्जर से वो लड़ सके, तो इस वजह से भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाउएवर द इंडियंस कंसिडर्ड इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडियन सोल्जर्स के अकॉर्डिंग ये उनकी आज़ादी की पहली लड़ाई थी।
मैनी इंडियंस वर किल्ड और सेंट टू जेल, बहुत सारे इंडियंस को मार दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। बहादुर शाह जफ़र वॉज फोर्स टू लीव इंडिया, बहादुर शाह जफ़र को इन्फोर्स किया गया कि वो इंडिया छोड़कर चले जाए। दिस म्यूटिनी यूनाइटेड द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये जो म्यूटिनी हुआ इसने सब, ये जो लड़ाई हुई इसमें सभी इंडियंस जो है वो एक साथ आ गए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो इस लड़ाई ने जितने भी इंडियंस थे उनमें एकता आ गई, वो सब इकट्ठे हो गए। They became united. The rise of nationalism was an important result of this revolt. अब उनके अंदर एक नेशनलिज्म मीन्स उनके अंदर अपने नेशन यानी कि अपने देश के खिलाफ लड़ने की भावना जागी। पीपल वांटेड टू बिकम फ्री, अब जितने भी इंडियंस थे वो सभी आज़ाद होना चाहते थे। द रिवोल्ट मार्क्ड द एंड ऑफ द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश की थी वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाना पड़ा। ओके, आफ्टर दिस रिवोल्ट द ब्रिटिश क्वीन डायरेक्टली स्टार्टेड टू रूल इंडिया थ्रू हर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द वाइसरॉय और द गवर्नर जनरल। ओके, तो इस रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश क्वीन थी उन्होंने सीधे इंडिया को रूल करना शुरू किया, और अगर वो इंडिया में नहीं होती थी लेकिन उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जिसे कि वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल कहा जाता था, वो इंडिया में रह करके उनकी तरफ से ब्रिटिशर्स की तरफ से वो इंडिया में रूल करता था। नाउ कम टू पॉइंट्स टू रिमेंबर। पोर्चुगल्स वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया, में सबसे पहले इंडिया में पोर्चुगल्स आकर के सेटल हुए। द ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच केम लेटर, पोर्चुगल्स के बाद फिर ब्रिटिश, डच और फ्रेंच आकर के इंडिया में सेटल हुए। विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश बिकेम द मोस्ट पावरफुल। ओके, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई तो ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। बैटल ऑफ प्लाजे वॉज फॉट बाय सिराजुद्दौला अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1757। बैटल ऑफ प्लाजे जो है वो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ प्लाजे, और ये 1757 में ये लड़ाई हुई थी। इन 1857 अ रिवोल्ट ब्रोक आउट इन मेरठ एंड स्प्रेड टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। 1857 में जो है एक लड़ाई शुरू हुई जिसे कि आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, वो मेरठ से शुरू हुआ और वो धीरे धीरे इंडिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में फैल गया। The revolt of 1857 failed and the administration of India was taken over by the government of England. जब revolt of 1857 फेल हो गया, revolt of 1857 में जब इंडिया के जब सोल्जर्स हार गए तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने इंडिया को रूल करना शुरू किया, और वो यहाँ पे नहीं हुई होती थी तो फिर वाइसरॉय और जो गवर्नर जनरल होते थे वो इंडिया को पूरी तरह से रूल करते थे। ओके, सो read the chapter, it is a very informative chapter. You also read the chapter once again to understand it more clearly.